नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और आप इस लाइव को आज देख रहे हैं साइबर सिपाही के दूसरे चैनल छोटे चैनल साइबर सिपाही लाइव पर। और छोटे चैनल पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो हमारा मुख्य चैनल है उसको 7 दिनों के लिए बैन में रखा हुआ है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि शुरू के आधा एक मिनट आप इस लाइव के लिंक को शेयर कर लीजिए, ताकि जिन साथियों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है लाइव के शुरू होने की, वो लोग भी इस लाइव में जुड़ जाएं। आप इसको व्हाट्सएप पे, ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे, जहां भी शेयर करना चाहते हैं, शुरू के आधा एक मिनट आराम से शेयर कर लीजिएगा। विषय बहुत ज्यादा गंभीर है आज का। गंभीर होकर इस चर्चा में बने रहिएगा। और एक निवेदन करूंगा, एक कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता भी दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट मिल रहा है। चलिए एक बार नजर मारते हैं, देखते हैं आज कौन कौन यहाँ पे जुड़ा हो। अरे वाह, बहुत सारे साथी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन साहनी जी हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं, कुसुम जी, प्रदीप कुमार जी, भगवा ब्रिगेड, फहमीदा रहीम, अरुण जी, अनिल कुमार जी, ऋषि रोहताची जी, युवराज जी, विनय कुमार जी, अनिल दहरी जी, नितिन जी, शशि यादव जी, भावेश कुमार जी, अंकुश भाई बेंगलोर से बहुत स्वागत है आपका, महेश राठौड़ जी, वीनू भाई हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं, मुनीश भल्ला जी, 60 KMPL, अवर इंडिया, राजकुमार जी, सोनल बुर्जे जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका, शिशिर विश्वकर्मा, सभी साथियों का स्वागत है, सचिन गौतम, जगमिंदर भाई हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है मेरे भाई आपका, SK पंडित जी। चलिए, और सनातन धर्म बचाओ, केवल सनातनी ही मेरा भाई। आपने तो कल चैनल की मेंबरशिप भी ली थी मेरे भाई, है ना। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रिंस कुमार तिवारी जी, उमानाथ आर्या जी, LKS, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्यव्रत लीगल सेल, समीर व्यास भाई भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मिशन हिंदू राष्ट्र निर्माण, रंजन जी, शंकर भाई, श्रवण कुमार भाई, मोनिका शर्मा जी, रंजन उपाध्याय जी, अतुल चौहान जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और निवेदन करूंगा कि इस वक्त प्लीज कोई भी कॉल मत कीजिए अगर आप लाइव में देख रहे हैं तो। जी, ये फोन बजने से पूरा फ्लो टूट जाता है और विषय बहुत गंभीर है। पुष्कर जी आपका भी बहुत स्वागत है, राजेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपकी स्क्रीन पे मैं आज का थंबनेल फ्लैश करवाता हूं और फिर कुछ वीडियोस प्ले करता हूं। और ये लगातार देखिए, कॉल पे कॉल, इसको ब्लॉक में डालना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए, इस नंबर को ब्लॉक मारू। जी, आतंक के 12 इंजीनियर, स्लीपर सेल केस, स्लीपर सेल स्पेशल एपिसोड, अंडर कवर एजेंट के साथ एक्सक्लूसिव लाइव। जी हां, आपने साइबर सिपाही पे पिछले दिनों एक पूरी सीरीज देखी होगी। आपने देखा होगा किस तरह से 80 अंडरकवर एजेंट्स ने दिल्ली को बचाया था। ये आपने यहां पे देखा होगा पिछले दिनों साइबर सिपाही मिशन साइबर सिपाही चैनल पे। फिर आपने अंडरकवर स्टोरी नंबर 2 भी देखी होगी, 15 अगस्त को दिल्ली दहल जाती, किस तरह से दिल्ली को दहलने से बचाया गया था। फिर आपने मिशन साइबर सिपाही चैनल पे अंडरकवर स्टोरी नंबर 3 भी देखी होगी, 50 गर्लफ्रेंड वाला जासूस। एक ऐसा जासूस जिसकी 50 से अधिक गर्लफ्रेंड्स थी और उनके सहायता से, उनकी मदद से उसने कितने बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे। और रिसेंटली आपने देखा था, हफ्ता 2 हफ्ता पहले, अंडर कवर स्टोरी नंबर 4, दिल्ली जेल में आतंकी कैंप, बहुत बड़ा खुलासा। आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो मिशन साइबर सिपाही पे ये सारे वीडियोस हैं जो मैंने थंबनेल फ्लैश किए हैं, इनको देख लीजिएगा। आपने 24 नवंबर को ये लाइव भी देखा होगा मिशन साइबर सिपाही चैनल पे, अंडर कवर स्टोरीज। उसके बाद में आपने 14 फरवरी को रात को 9 बजे ये वाला लाइव भी देखा होगा, भारतीय सेना के डिप्टी जनरल चीफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के साथ में। और उसी का एक छोटा अंश आपने बाद में देखा होगा, जिसमें जनरल साहब ने हमारे गुमनाम हीरोज के लिए क्या बोला। ये सारे के सारे वीडियो जो मैंने फ्लैश किए हैं, अगर आपने इसमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं सीधे सीधे चलता हूं हमारे आज के अंडरकवर एजेंट को स्क्रीन पे लेने के लिए। हमारे साथ एजेंट अल्फा स्टूडियो में बने हुए हैं। हेलो, हेलो। जी हेलो। हेलो। एजेंट अल्फा, आप तक, या आप तक मेरी आवाज आ रही है अल्फा? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और मैं, आवाज़ आ रही है?
जी, मुझे आवाज आ रही है। जी। आई नो अभी आप जहां पे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी थोड़ी सी मजबूरी है। आप आराम से व्यवस्था बना के रखिए, मैं तब तक आपको स्क्रीन से ऑफ करता हूं और कुछ वीडियोस यहाँ पे प्ले करता हूं, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ में एजेंट अल्फा जुड़े रहेंगे, और आप समझते हैं जो विषय है और जो गंभीरता है इसकी, हम उनके फेस को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम उनको एजेंट अल्फा ही बोलेंगे। वो हमारे अंडरकवर एजेंट हैं जो इस विषय पे आज पूरी आपको जानकारी यहाँ पे देंगे। गंभीर लाइव होने वाला है, शायद आपने इस तरह का लाइव नहीं देखा होगा, इसीलिए कह रहा हूं दोबारा से, शेयर करना चाहे तो शेयर कर लीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे साथ में जुड़ जाएं। मैं यहाँ पे कुछ ये स्पैम मत कीजिए, अनिल दहरी जी विषय पे बने रहो, इस तरह की यहाँ पे फालतू के प्रचार वगैरह मत करो, वरना मॉडरेटर आपको ब्लॉक कर देंगे, है ना। जो गंभीर विषय डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर बने रहो ना, इधर दाएं बाएं क्यों भटक रहे हो और क्यों लोगों को भटका रहे हो। हाँ, बात तो करते हो साइबर सिपाही को सपोर्ट करने की और मुद्दे से भटका रहे हो सबको आप अकेले, तब से मैं आपको देख रहा हूं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है भैया, है ना। हम कम लोगों में काम करने वाले लोग हैं, साइबर सिपाही एक चैनल नहीं है, इसको अपना प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। हमारे को एक साल में एक एजेंट मिल जाए, एक साल में एक योद्धा मिल जाए, बहुत है अपना काम। यह हमारा मिशन है साइबर सिपाही, है ना। इसलिए हम खुला होके किसी से नाराज भी हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दो बंदे छोड़ के जाना चाहते हैं तो भी जाए, हमें वी डोंट केयर एट ऑल। हमें तो क्वालिटी बंदे चाहिए जो मिशन से जुड़ सके और मिशन को अपना सब कुछ दे सके। तो ना तो आप यहाँ पे भटको, ना ही किसी को भटकाओ, है ना। कपिल भाई थैंक यू, शाबाश, आपने समर्थन किया। इसी तरह से जो भी साथी यहाँ पे भटक रहा है या भटका रहा है, आप लोग मेरी जगह उसको समझाते रहो। सीरियस विषय है यार, एक अंडरकवर एजेंट लाइव बने हुए हैं और ये प्रचार कर रहे हैं पता नहीं किसी और का। यहाँ पे प्रचार करना है तो कहीं और जाके करो, साइबर सिपाही किसी का प्रचार नहीं करेगा। चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट याद हो कि राजस्थान में 13 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर आतंकियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप था। इसी आरोप में 7 साल पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जयपुर की जिला अदालत ने 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को फिलहाल बरी कर दिया गया है। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में एटीएस और एसओजी ने अरेस्ट किया था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है वह जोधपुर का रहने वाला है। इन सभी स्टूडेंट्स पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसे कामों में लगे हैं। दोषी पाए गए आरोपियों में अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर एवं मोहम्मद सज्जाद शामिल है। जबकि जोधपुर के रहने वाले आरोपी इशरफ इकबाल को बरी कर दिया गया है। इनमें एक बिहार का रहने वाला है, जबकि शेष सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। अदालत इन दोषियों को आज ही सजा सुनाएगी। एटीएस एवं एसओजी ने इस मामले में 177 गवाहों के बयान कराए गए थे तथा 506 दस्तावेज पेश किए गए थे। ये आतंकी फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड जुटाने, आतंकियों को शरण देने और बम विस्फोटक के लिए रेकी करने जैसे मामले में दोषी पाए गए हैं। यह भी सामने आया है कि ये गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग में भी शामिल थे। एटीएस ने इनके पास से लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था। दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च 2014 को इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था। आपने देखी ये स्टोरी, और इसी स्टोरी पे आगे चलेंगे एजेंट अल्फा के साथ में। थोड़ी देर में वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे और अपना सारा यहाँ पे बातचीत आपके साथ में करेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। मोबाइल यूनिवर्स आपने जो कमेंट लिखा है, मैं उसको स्क्रीन पे नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया। बहुत बहुत आपका सुंदर कमेंट है। एलकेएस आईडी, आपने भी बहुत समझदारी और सूझबूझ भरा कमेंट किया है। ये मिशन की ताकत है। मैं कहता हूं ना,
हजारों लोग यहाँ पे स्पैम करने वाले आए, लेकिन दो लोग भी बिल्कुल ब्रेन वाले, दिमाग वाले मिलते हैं ना, मेरे चेहरे पे रौनक आ जाती है, मेरी दिन भर की थकान मिट जाती है। आप लोगों ने बहुत सूझबूझ वाले कमेंट्स किए, मैं आपके कमेंट्स का आदर करता हूँ, और निश्चिंत रहिए, है ना, निश्चिंत रहिए, बस यही बोलूंगा। LKSG मोबाइल यूनिवर्स, थैंक यू, आपके सूझबूझ वाले कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। और बाकी सभी साथी जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जगविंदर जी, दीपक जोशी जी, ध्रुति कॉल भी यही कह रही हैं, बिल्कुल डोंट वरी ध्रुति कॉल जी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और एक और कमेंट मेरे पास में आया था, मैं नाम भूल गया क्योंकि काफी तेजी से स्क्रीन पे मेरे सामने आगे बढ़ते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ये चलते हैं वहां पे थोड़ा ये तेजी से ऊपर जाता है। अगर हम नॉर्मल यूट्यूब लाइव करेंगे तो शायद मैं आपके कमेंट्स बड़ी आसानी से देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मजबूरी यह है कि वो इतनी सी विंडो होती है और कमेंट्स निकल जाते हैं उसमें से, इसलिए मेरे को क्षमा कीजिएगा अगर मैं किसी के कमेंट्स मिस भी करता हूं तो। एक कमेंट यहाँ पे था कि जिन्होंने साइबर सिपाही को बैन किया आज उनको मिर्ची लगने वाली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं। गुंजन जी कह रहे हैं कि हाँ, सारे नाम सुने, शांति प्रिय समुदाय से, एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा था। मैं इस क्लिप को फिर से प्ले करूंगा, दो छोटी छोटी क्लिप्स और प्ले करूंगा, और फिर हम सीधे एजेंट अल्फा के पास चलेंगे। चलिए चलिए चलाता हूं मैं इसको दोबारा से, देखिए। याद हो कि राजस्थान में 13 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर आतंकियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करने का आरोप था। इसी आरोप में 7 साल पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जयपुर की जिला अदालत ने 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास की। ये जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त पे न्यूज चल रही है, आप सभी को मालूम होगा, ये कल की खबर है। जयपुर की अदालत ने जो सिमी के टेररिस्ट पकड़े गए थे 13 आतंकवादी, उनमें से 12 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कल। उनको दोषी पाया गया है, उनके आतंकवादी गतिविधियों में वो लोग शामिल थे, और किस तरह की रैकी करना, बम बनाना, सारी चीजें आप आगे सुनते रहिए। उनमें से 12 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, एक को बरी किया गया है। इस रिपोर्ट को समझिए, इसके बाद में एक छोटी रिपोर्ट, और फिर एक और छोटी रिपोर्ट, 3 छोटी रिपोर्ट्स, और सीधे एजेंट अल्फा के पास चलेंगे। सजा सुनाई है। एक आरोपी को फिलहाल बरी कर दिया गया है। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में ATS और SOG ने अरेस्ट किया था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है वह जोधपुर का रहने वाला है। इन सभी स्टूडेंट्स पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसे कामों में लगे हैं। दोषी पाए गए आरोपियों में अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर एवं मोहम्मद सज्जाद शामिल है। जबकि जोधपुर के रहने वाले आरोपी इशरफ इकबाल को बरी कर दिया गया है। इनमें एक बिहार का रहने वाला है, जबकि शेष सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। अदालत इन दोषियों को आज ही सजा सुनाएगी। ATS एवं SOG ने इस मामले में 177 गवाहों के बयान कराए गए थे तथा 506 दस्तावेज पेश किए गए थे। ये आतंकी फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड जुटाने, आतंकियों को शरण देने और बम विस्फोटक के लिए रेकी करने जैसे मामले में दोषी पाए गए हैं। यह भी सामने आया है कि ये गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग में भी शामिल थे। यह भी सामने आया, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था। दिल्ली ATS की सूचना पर राजस्थान ATS ने 28 मार्च 2014 को इस मामले में FIR दर्ज किया था। दिल्ली ATS की सूचना पे राजस्थान ATS ने 28 मार्च 2014 को ये केस दाखिल किया था। एजेंट अल्फा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। अच्छा, और इस पर अभी हम बहुत जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आवाज आ रही है। मैं आपसे अभी बात करूं या और थोड़ा रुककर बात करूं? 10 मिनट के बाद आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, अभी बात कर सकते हैं। अगर क्लैरिटी ठीक आ रही है तो हम अभी बात कर लेते हैं। क्लैरिटी है, क्लैरिटी मैं है, एक बिल्कुल असाइनमेंट पे क्लैरिटी था है एक्चुअली, लेकिन जी, जी। क्लैरिटी है। मैं एक छोटी सी क्लिप और तो चलाता हूं, फिर हम सीधे आपकी तरफ आते हैं। मैं एक क्लिप प्ले जी, करता हूं पहले जी।
जी जी ओके। एक एक्यूज को तो बरी किया था और बाकी को दोष सिद्धि कर दिया है और धारा 121 के तहत सभी को एलआई की सज़ा से दंडित किया गया है। एक्सप्लोसिव एक्ट में सभी मुलजिमान को 10 साल की सज़ा दी है और यूएपी एक्ट में भी सभी मुलजिमान को 10 साल की सज़ा दी है और धारा 121 के अंदर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा है। बाकी सभी सेक्शन में 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना है और जुर्माना नहीं जमा करने पर 1 साल की अदम अदायगी जुर्माने की सज़ा से दंडित किया गया है। देशद्रोह का मुकदमा जो धारा 121 आईपीसी के तहत है उसको प्रोसिक्यूशन ने साबित किया था और हमने अदालत से जब बहस हुई थी तो यही कहा था कि इसमें जो मिनिमम सज़ा है वो एलआई है और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की बात मानी है और सभी मुलजिमान को इसी धारा के तहत एलआई की सज़ा से दंडित किया गया। हमने प्रोसिक्यूशन की तरफ से इनमें एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत, यूएपी एक्ट के तहत और एलआई मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा के लिए बात की गई थी और वो कोर्ट ने उनको एलआई की सजा दी गई है। देशद्रोह जो अपने देश के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है, उसके खिलाफ हमें चार्जेस। तो ये आपने एक रिपोर्ट देखी। जो आज हम विषय डिस्कस करेंगे एजेंट अल्फा के साथ में, वो विषय ये होगा कि आपने देखा ये सारे के सारे जो 12 लोग, 12 आतंकवादी हैं, समझिए ये इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं। जो एक धारणा इस देश में बनाई जाती है कि भटके हुए युवक, भटके हुए नौजवान या पंचर पुत्र या पंचर वाले, इनमें से कोई पंचर जोड़ने का काम नहीं करता है। मेरे दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को दोबारा समझ लीजिए। ये 12 के 12 जो है इंजीनियर्स, पढ़े लिखे इंजीनियर्स। और मैं हमेशा कहता हूं, आपने पुराना वीडियो पता नहीं मेरा देखा नहीं देखा, वो भी यहां पे प्ले करूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। याहू कंपनी में 2008 में 21 लाख के पैकेज पे काम करने वाला मंसूर पीर बॉय, जिसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताई थी यहां पे, शायद भूल गए होंगे क्योंकि हिंदुओं की ना ये बहुत छोटी होती है याददाश्त। 2008 में, आज से कितने साल हो गए, उस वक्त पे 21 लाख का पैकेज। आज इस लाइव में जितने लोग जुड़े हुए हैं कितनों का होगा आज 2021 में 21 लाख का पैकेज। उस वक्त पे मीडिया सेल का चीफ था, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, सिलसिलेवार जो बम धमाके हुए थे 2008 में, उनकी ईमेल्स करता था मीडिया, सारे मीडिया हाउसेस को। वो सारी चीजें मैंने बताई थी। एक बार वो क्लिप भी देखिए, फिर हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि जो मीडिया ने नैरेटिव सेट किया है, जो बॉलीवुड के कुछ लोगों ने नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव के ऊपर चर्चा करेंगे कि आतंकवादी होते कौन है। क्या वाकई भटके हुए नौजवान होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या वो लोग किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। देखिए, होलसेल का, और कहां पे, इंडियन आर्मी को फल सप्लाई करने का काम था। इसका एक भाई डॉक्टर, और डॉक्टर कहां पे, यूके में, जी हां, इंग्लैंड में, लंदन में डॉक्टर। दूसरा भाई आर्किटेक्ट। अरे मत खुलवाओ मेरा मुंह, ये सारी चीजें दिल में दबा दबा के कितने सालों से यहाँ पे बैठे हम लोग काम कर रहे हैं। अपने यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सेकुलर क्यों बन जाते हैं, अपने यहाँ पे स्वरा क्यों बन जाती है, अपने यहाँ के लोग अरुंधति क्यों बन जाते हैं, अपने यहाँ के लोग बरखा क्यों बन जाते हैं, अपने यहाँ के लोग अभिसार क्यों बन जाते हैं, अपने यहाँ के लोग रवीश क्यों बन जाते हैं, साला अपने यहाँ पे सारी दीमक क्यों पैदा होती है। सवाल ये होना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि तंजीला अनीस जैसी जिहादन को इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े पद पे कैसे काम करवा रही हैं और कैसे वो काम कर सकती है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आप सभी साथियों से करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, गंभीर होकर सुनिएगा। आप लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूलते हैं, और मैं तो कैसे भूलूंगा, अपने हाथ से किया हुआ काम है यह सारा का सारा। सन 2008 में एक नाम मैं आपको बोलता हूं और नाम याद कर लीजिएगा, मोहम्मद मंसूर असगर पीर बॉय। मोहम्मद मंसूर असगर पीर बॉय, इस लाइव के बाद में जाकर के सर्च कर लीजिएगा कौन था ये। आप कह रहे हो तंजीला अनीस पढ़ी लिखी लड़की है, भैया वो जो जिहादी होते हैं ना, पढ़े लिखे ही होते हैं। वहां पे दो कैटेगरी होती है, एक एग्जीक्यूशन करने वाले जो पेट पे सामान बांध के फट जाते हैं, एक करवाने वाले। मोहम्मद मंसूर असगर पीर बॉय को आप सर्च कीजिएगा, साल था 2008 का, महीना आपको सारी चीजें बताऊंगा, अक्टूबर की आपको न्यूज मिल जाएगी। लेकिन आप ये समझिए, दिल्ली में, अहमदाबाद में, जयपुर में 3 जगह बहुत बड़े धमाके हुए थे। 150 से ज्यादा लोग उसमें, हमारे हिंदू निर्मम हत्याएं हुई थी बम धमाकों के अंदर में। उस वक्त पे
हिंदुस्तान के हर मीडिया चैनल को बम धमाकों से जस्ट पहले और हर धमाके के जस्ट बाद में जो ईमेल जाती थी, वो ईमेल कौन करता था? याहू कंपनी। जी हां, याहू कंपनी। अब तो शायद याहू का इतना वर्चस्व नहीं है, पूरी तरह वो हो गया। 2008 को याद कीजिए, जब फेसबुक इंडिया में आया था, बिल्कुल शुरुआत की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस वक्त पे ऑर्कुट हुआ करता था और याहू चैट बहुत पॉपुलर थी। याहू में चैट रूम्स हुआ करते थे, चैटिंग होती थी। आज मैं ये बहुत सारी यहाँ पे पोथे लेके बैठा हूं उस वक्त की। मैं पुरानी चीजें बोलना नहीं चाहता हूं। LHC किसने हैक की थी नहीं बोलूंगा, समझ जाओगे। लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट, बहुत पुराना इतिहास है हमारा, हम तो कुख्यात लोग हैं। लेकिन इस मोहम्मद मंसूर असगर पीरबॉय ने क्या किया था? जो ईमेल्स थी वो ये करता था, आतंकवादी था, टेररिस्ट था, इंडियन मुजाहिदीन का। अब आप पूछोगे क्वालिफिकेशन, भैया बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। 2008 में उसका पैकेज था 19 लाख रुपए का। जी हां, मेरी बातों पर यकीन ना हो, भूल जाओ मेरे चेहरे को, भूल जाओ मेरे नाम को। मैं हमेशा कहता हूं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो शुभम मंगला साइबर सिपाही क्यों ना हो। जो कुछ मैं बोल रहा हूं मेरे लाइव के बाद में एक एक चीज को जाकर के सर्च कीजिए, मेरे नाम याद रखिए, मेरी तारीखें याद रखिए, जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसको जाकर के सर्च करेंगे। मोहम्मद मंसूर असगर पीरबॉय 2008 धमाके, इंडियन मुजाहिदीन, ईमेल, मीडिया सेल का चीफ था। जी हां, वो मीडिया सेल का चीफ था। तो आज जो लोग तंजीला अनीस पे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे अपने उन हिंदू भाइयों पे तरस आता है। अरे तंजीला अनीस ने वही किया जो उसको करना है, जो उसका जिहाद उसको सिखाता है। लेकिन हमारा प्रश्न यह होना चाहिए कि हमारे धर्म ने हमें तंजीला अनीस क्यों नहीं दी? हमारे धर्म ने हमें स्वरा क्यों दी? हमारे धर्म ने हमें ये क्या बोलते हैं अनुराग क्यों दिया? हमारे धर्म ने हमें रामगोपाल वर्मा क्यों दिया? हमारे धर्म ने हमें ऐसे लोग क्यों दिए जो अपने ही भगवानों का मजाक उड़ाते हैं? तंजीला अनीस ने जो भगवान हनुमान जी के लिए बोला, माता सीता के लिए बोला, भगवान श्री राम के लिए बोला, शिव जी के बारे में बोला, वो सारी चीजें कमोबेश राम गोपाल वर्मा ने कुछ वर्ष पहले ट्वीट किया है। भगवान गणेश जी का मजाक उड़ाया राम गोपाल वर्मा ने। तो ये जो पिस्सू हैं, ये जो दीमक हैं, ये जो लंपट हैं, ये जो भड़वे हैं, ये हमारे इधर तादाद में भरे हुए हैं। उनके यहाँ पे वो लोग वही कर रहे हैं जो उनको करना है। तंजीला अनीस ने वही किया जो उनका धर्म उसको बोल रहा है, उनका मजहब उनको बोलता है। मोहम्मद मंसूर असगर पीरबॉय याहू में काम करने वाला सीनियर इंजीनियर, इंडियन मुजाहिदीन की मीडिया सेल का चीफ था। और ये मेरा वीडियो आप लोग पुराना देखिए, 2008 से इन काम में लगे हुए हैं। मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए, तब आपको यकीन और हो जाएगा। दोस्तों, 26 जुलाई 2008 की शाम को हिंदुस्तान के हर एक मीडिया हाउस को शाम को 6:01 पे एक ईमेल गई थी। तारीख फिर से बोलता हूं, 26 जुलाई 2008 को शाम को 6:01 पे हिंदुस्तान के हर एक मीडिया हाउस को यह मेल गई थी। अल अरबी का दस्तखत था इस मेल में, इंडियन मुजाहिदीन की यह मेल थी। बहुत लंबी मेल है, 14 पन्नों की। अगेन हमारे सोर्सेज से हमें मिली है। आप अलग से चाहेंगे इसका PDF मिल जाएगा, इसका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन बात क्या है, साध्वी प्राची जी कुछ बोल दे, आप 2 दिन तक एपिसोड चलाओगे। योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोल दे, आप 2 दिन तक एपिसोड चलाओगे। और इस मेल का एक एक अक्षर अगर आपने पढ़ लिया तो पता नहीं क्या होगा देश में। कोई माई का लाल चैनल ऐसा था जिसने मेल देश के सामने रखी। आप में से किसी को याद आ रहा है इंडियन मुजाहिदीन की मेल कभी पब्लिक हुई हो, कभी देश के सामने आई हो? और ये हर मीडिया हाउस के पास है। अहमदाबाद ब्लास्ट से 2 मिनट पहले 6:03 पे या 5 मिनट पे पहला धमाका हुआ था। शाम को 6:05 पे 26 जुलाई को अहमदाबाद का पहला बम फटा था। सिलसिलेवार जो बम सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उससे पहले जयपुर में हुए थे, तब भी एक मेल गई थी 6:01। सब मेल सर्वर के अंदर ये मेल आज भी पड़ी हुई है। क्यों नहीं दिखाते देश को? हम दिखाएंगे। ये वीडियो आप समझ गए होंगे। तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तंजीला अनीस को लेकर के अगर आज भी हमारे हिंदू भाई बहन कंफ्यूजन में है ना, और जो कह रहे हैं कि तंजीला अनीस ने ऐसा कैसे बोल दिया, अरे भैया ये तो तंजीला तो आज बोल रही है, लेकिन दिक्कत क्या है? आप इनकी आइडियोलॉजी को समझो, इनके नरेशन को समझो, इनके काम को समझो। ये लोग बिल्कुल फोकस्ड है। जो लोग कहते हैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातें कैसे करती है, भैया वो करती है, वो उनकी खूबी है। अगर हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा सेकुलर बन जाते हैं तो क्या हमारी कमी है? मैं आपसे पूछता हूं, जिन्होंने ट्विन टावर पे जाकर के हवाई जहाज भेड़े थे, हैं, पूरा अमेरिका दहला दिया था, क्या वो कम पढ़े लिखे थे? भैया हवाई जहाज उड़ाना जानते थे वो लोग।
ये याहू का इंजीनियर 2008 में 19 लाख का पैकेज था। नाम याद कर लो, मोहम्मद मंसूर असगर पीर बॉय। 2008 6:01 पे ईमेल की थी। इंडियन मुजाहिदीन की मीडिया सेल का चीफ था, और चीफ का मतलब इसके पास पूरी टीम थी, और जो टीम थी वो भी पढ़े लिखे इंजीनियर थे। आप जाकर के बाद में सिर्फ इतना सर्च कर लो, याहू इंजीनियर, इंडियन मुजाहिदीन, टेररिस्ट, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं बोल रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं मेरे को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मेरी हर बात को आप लोग जाकर के काउंटर वेरीफाई करो। जो बोलता हूं भैया अपने हाथ से काम करके बैठे हैं। 13 वर्ष पुराना केस आपको बता रहा हूं, कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, देखिएगा वो भी। इंडिया फर्स्ट करेक्ट फैब्रिकेटेड स्टोरी। मेरा मुंह मत खुलवा, अभी मैं अम्मी जान पे और मौलवी पे आऊंगा तो तुम यहाँ पे तुम्हारी कान में से खून निकलेंगे। फैब्रिकेटेड स्टोरी जाके चेक करो पहले, है ना। इंडिया फर्स्ट नाम रख लिया भारत देश के ऊपर में, जिहादी, शर्म कर ले। फैब्रिकेटेड स्टोरी। और बताऊं इसके परिवार के बारे में, मोहम्मद मंसूर असगर पीर बॉय के बारे में। इसके बाप का फलों का व्यापार, जी हाँ, थोक का फलों का व्यापार, होलसेल का, और कहां पे, इंडियन आर्मी को फल सप्लाई करने का काम था। इसका एक भाई डॉक्टर, और डॉक्टर कहां पे, यूके में, जी हां, इंग्लैंड में, लंदन में डॉक्टर। दूसरा भाई आर्किटेक्ट। अरे मत खुलवाओ मेरा मुंह, ये सारी चीजें दिल में दबा दबा के कितने सालों से यहां पे बैठे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो साथी कहते हैं ना कि तंजीला अनीस ने ये बोल दिया, अरे भाइयों उनको छोड़ो। अपन ने क्या किया, अपने यहां पे क्यों नहीं है ऐसे लोग? अपने यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सेक्युलर क्यों बन जाते हैं? अपने यहाँ पे स्वरा क्यों बन जाती है? अपने यहाँ के लोग अरुंधति क्यों बन जाते हैं? अपने यहाँ के लोग बरखा क्यों बन जाते हैं? अपने यहाँ के लोग अभिसार क्यों बन जाते हैं? अपने यहाँ के लोग रविश क्यों बन जाते हैं? साला अपने यहाँ पे सारी दीमक क्यों पैदा होती है? सवाल ये होना चाहिए, है ना। ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर दीजिए, मैं देखता हूं। तो भाइयों बहुत बहुत कड़ी चीजें हैं। मैं कहता हूं हमेशा कि मेरा 95% काम मेरी मजबूरी है, मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। और जैसा तो आपने अभी जितने भी वीडियो क्लिप्स देखे हैं, अब एजेंट अल्फा हमारे साथ में जुड़े रहेंगे कार्यक्रम के अंत तक। और विषय आप समझ गए हैं, आतंकवाद को लेकर के एक अवधारणा इस देश में बुनी गई है। वो अवधारणा ये बुनी गई है मीडिया के जो बड़े बड़े लंपट चैनल्स हैं उनके द्वारा, कि ये गरीबी से निकलता है, ये कहीं ना कहीं गुर्बत से निकलता है, ये कहीं ना कहीं मजलूम होते हैं, ये कहीं ना कहीं भटके हुए नौजवान होते हैं। लेकिन आपने देखा 2008 का मैंने आपको वाकया बताया, असगर पीर बॉय के बारे में बताया। उस वक्त पे 2008 में 19 लाख का पैकेज था। 2008 के 19 लाख आप सोच लो आज के कितने होंगे। आज जो फैसला आया, आज मतलब कल राजस्थान कोर्ट से, वो 12 के 12 इंजीनियरिंग कर रहे थे। एजेंट अल्फा, आपने सारा विषय समझ लिया होगा, आपने सारे वीडियोस भी देखे होंगे। चूंकि आपने टेररिज्म को बहुत करीब से देखा है, आपने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस अपने हाथों से किए हैं, और सबसे पहले तो पूरी देश की जनता, जितने साथी आपको यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमन करते हैं जो आप गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। और जितने भी गुमनाम एजेंट्स हैं, गुमनामी की मौत मर जाते हैं। आप लोगों को ना नाम की चाहत होती है, ना आपको पैसे की चाहत होती है, ना आपको किसी भी चीज की चाहत होती। आप लोग बिना अपने, आज भी देखिए आप अपना चेहरा, अपना नाम, सब कुछ छुपा करके इस लाइव में आए हैं। ऐसी ही जिंदगी जीते हैं और ऐसे ही आप लोग बलिदान हो जाते हैं। तो हमारे सभी साइबर सिपाही परिवार के दर्शकों की ओर से, पूरे देश की ओर से मैं आपको नमन करता हूं एजेंट अल्फा। और आपसे सीधे सीधे ये जानना चाहूंगा, आपने टेररिज्म को इतने करीबी से देखा, इतने वर्षों तक आपने उस पर काम किया है, ये क्या अवधारणा है जो आतंकवाद को पनपने के लिए मीडिया के माध्यम से एक पानी देती है, खाद देती है, और हमारे देश के लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं कि ये भटके हुए नौजवान है। एजेंट अल्फा। जी सर, मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, श्रोताओं को, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी 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 अल्फा आ रही है। युद्ध नीति का नियम है, युद्ध नीति का सबसे पहला नियम ये है कि आप अपने शत्रु को भ्रमित कीजिए। यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि 12 इंजीनियर हैं और ये भटके हैं, इनको भटकाया गया है, मतलब डायरेक्शन लेस किया गया है। आपको याद है कि मेहदी मसरूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर से पकड़ा था स्पेशल सेल ने, और वो
ट्विटर के जरिए आईएएस की रिक्रूट कर रहा था। हम्म और वो एक व्यक्ति नहीं होता, एक पूरा नेक्सस काम करता है इसके पीछे। हम्म ऐसे ही कर्नाटक डिग्निटी फोरम, जो बाद में पीएफआई के अंदर मर्ज हुआ, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, सिमी टूटा, बैन किया गया, और बैन करने के बाद उसका सारा कैडर किसी और उसी आइडियोलॉजी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्ज हो जाता है। हम्म सिमी रॉ मटेरियल तैयार नहीं करता, रॉ मटेरियल कहीं और तैयार होता है। हम्म सिमी केवल उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार करता है। वो भले ही सिम बेचने वाला हो सकता है, वो भले ही इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वो किसी भी हम्म प्रोफेशनल का हो सकता है, बस उसके सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीजें होनी चाहिए जो उनका रॉ मटेरियल होता है, जो हम्म इनके नाम से झलकता है। हम लोग भी सोचते थे, जो मीडिया नैरेटिव बनाता है कि भाई नहीं, सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये तो चंद लोगों का काम है। लेकिन जब हम इसके अंदर और ज्यादा डीप रिसर्च में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये एक आइडियोलॉजी का काम है, ये हम्म आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसका मॉनेटरी से संबंध नहीं है, इसका भूमि से संबंध नहीं है, ये आइडियोलॉजी से संबंध रखता है। हम्म ये आइडियोलॉजी के कारण हो रहा है। ये ये आइडियोलॉजी के एक कारण होता है आइडियोलॉजी जी। जी, और इसके और जैसा अंदर आपने बताया कि सिमी को बैन किया, तो सिमी का जो काडर है, जो सिमी के जो आतंकवादी हैं, जो सिमी में जितने भी आतंकी हैं, सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, लेकिन वो सारे के सारे जो बंदे हैं वो कोई और नाम रख लेंगे, वो आईएम में आ जाएंगे, इंडियन मुजाहिदीन। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे चलूं, मरकज दावा था, बहुत सारे श्रोता मेरे ख्याल से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं 90% को नहीं मालूम होगा। लश्कर तैयबा से पहले वो मरकज दावा था, क्योंकि हमारा तो इतिहास बताया, हम तो कुख्यात लोग हैं, बहुत पहले से इन कामों में लगे हुए हैं। तो मरकज दावा किसी ने बैन किया। जैसे आज यूएनओ में बात होती है कि जैश को बैन कर दिया जाए, जैश को बैन कर दोगे तो वो नाम बदल जाएगा, जब तक कि उसका सरगना या उसके जो काडर, आप बोल रहे हैं सोफिस्टिकेटेड भाषा में, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में ये भाषा आपको सिखाई जाती है, हम जिसको जट भाषा में आतंकवादी बोलते हैं, जो वो जिहादी हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो जिहादी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूएनओ ने बैन किया है, लेकिन वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो अपना गतिविधियां चलाते रहेंगे। लेकिन ऐसे में हमारे देश के बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान, एजेंट अल्फा, ये नैरेटिव देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि ये तो गुर्बत से आने वाले बच्चे हैं, ये तो गरीब मासूम परिवार के बच्चे हैं। एक वहां पे कश्मीर में हमारी सेना किसी को 72 हुरों तक पहुंचाती है, तो हमारी बड़ी बड़ी मीडिया वाले छाती पीटते आते हैं कि गरीब हेडमास्टर का बेटा। आपको याद होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, जी जी जी, गरीब हेडमास्टर का बेटा। इस बिल्कुल। तरह की जब कहानियां गढ़ी जाती हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है ये काउंटर करना, क्योंकि आप लोग दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, और उन ऑपरेशंस की सफलता के बाद में जब देश का एक बड़ा मीडिया का वर्ग आपकी तपस्या को नजरअंदाज करते हुए एक फेक नैरेटिव बुनता है और इनको गुर्बत की जिंदगी जीने वाला या हेडमास्टर का बेटा करके पेश करता है, तो आप लोगों के मनोबल पे क्या असर पड़ता है, आपको कैसा फील होता है? देखिए, हमें तो एक डायरेक्शन मिली है कि हमें देश के लिए मरना है, देश के लिए हम्म आवाज चली गई है एजेंट अल्फा आपकी। हेलो। में ही आवाज प्रॉपर आ रही हेलो। है आपके पास? अब आइए, अब आइए, आइए। जी, हम्म तो इसके अंदर हम लोगों को ऐसे भटकाया जा रहा है कि हमारा, फिर हमारा कोई स्टूडेंट है या हमारा कोई प्रोफेसर है, ये सारे के सारे जितने भी साथी हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये लोग भटके हुए हैं कि इनको नहीं पता कि ये देश की रक्षा कर रहे हैं या देश की रक्षा का अभिनय कर रहे हैं। हम्म ये समझते हैं कि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा या फिर जो है पतंग लहराते हैं, टोपी पहनते हैं तिरंगे की, बस उतनी ही इनकी ड्यूटी बनती है। ये हम सब हम्म लोगों की ड्यूटी बनती है। वर्दी हम्म पहनकर भी देश की रक्षा करनी है, और वर्दी हटाकर आपकी हमारी तरह भी विदाउट यूनिफॉर्म देश की रक्षा करनी है। हम्म और वो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देना ही हमारी शपथ होती है, और वही हम्म हमें देना है।
और वही करने के लिए हम लगे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में आज देशद्रोही कोई एक्टिविटी करेगा किसी भी संगठन से जुड़कर, तो उसको पैसों में तो कॉलर क्रिमिनल जो लुटियंस के अंदर बैठते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर बैठे हैं, हम जानते हैं कौन कौन है, लेकिन हम उनको संविधान के दायरे में, आईपीसी के दायरे में हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। हम सब लोगों को पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठकर किसके साथ क्या बात कर रहा है, क्या गठबंधन कर रहा है, क्या आगे की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये जानकर भी केवल हम इंटेल दे पाते हैं, हम अपनी सरकार को सचेत कर पाते हैं, लेकिन वो इसको कैसे यूज करती है ये तो वही जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भाई पॉलिटिक्स जो है एक ब्लैकमेलिंग गेम है, कि जब किसी के साथ कुछ होता है तो ही उसका वो किया जाता है। ऐसे ही हमने 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेल दिया था। पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर पर किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा इस आइडियोलॉजी से भर चुका है, जिसके अंदर बहुत तेज गति से पिछले 6-7 साल में मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई है। लेकिन वो खबर आई, वो खबर छपी और खबर चली गई। किसी को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब बाउंड्री के उस पार भी वही आइडियोलॉजी है, बाउंड्री के इस पार भी वही आइडियोलॉजी है, तो फिर बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री तो है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग इस तरह से काम करके जिस तरह से इंटेल देते हैं, और आपकी इंटेल के ऊपर में मैंने शुरू में बताया था कार्यक्रम के, हमने कई सारे इस पे एपिसोड्स कवर किए हैं कि दिल्ली में ही अल्फा जो 80 अंडरकवर एजेंट्स ने बहुत बड़ा काम किया था और दिल्ली को फटने से बचा लिया था, जब वसंत कुंज की, दिल्ली एयरपोर्ट की, और हमारे क्या बोलते हैं जो साउथ दिल्ली का एक बड़ा मॉल है, मेरे दिमाग से भी नाम निकल रहा है, 4 जगहों पे जब रेकी की गई थी, और वो आईएसआईएस का आतंकवादी अफगानिस्तान से आया था पेट पे सामान बांध के उड़ाने के लिए, और उसको वो सामान मुहैया कराया गया और सामान देते हुए रंगे हाथों पकड़ा किया। वो बहुत बड़ा काम आप जैसे हमारे गुमनाम हीरोज ने किया था। उसके बाद में 15 अगस्त को दिल्ली दहल जाती वो बचाई गई थी। 50 गर्लफ्रेंड वाला जासूस, ये बहुत सारी चीजें मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप लोग इनको एक साथ सारे एपिसोड्स देख लेंगे ना साइबर सिपाही के, आपकी बहुत सारी चीजें निकल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा, पूरा गेम समझ में आएगा, है ना? तो इन सभी विषयों पे हम लोग आपको समय समय पे सचेत करते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये बहुत सीरियस सेशन होता है हमारा साइबर सिपाही में, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब इतना सीरियस सेशन हो तो इधर उधर के कमेंट्स ना करें, इधर उधर की बात ना करें। आपको कोई चीज पूछनी है, कोई सवाल करना है, तो सिर्फ और सिर्फ सुपर चैट के माध्यम से दीजिए। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन इस सेशन में जरूर बोलता हूं, क्योंकि हमारे को भी बिल्कुल फोकस रहना होता है। हमारे को भी कहीं गलती से मुंह से एक शब्द प्लस माइनस नहीं निकलना चाहिए। ये ऐसे स्पेशल एपिसोड होते हैं जो आज का लाइव है ना? एक भी शब्द एक्स्ट्रा मुंह से निकल गया, कम निकल गया, तो कुछ का कुछ हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सभी लोग सिर्फ विषय पे केंद्रित रहिए। और राजेश गोयल जी का धन्यवाद, आपने आज के लाइव को सपोर्ट किया है। ध्रुति कौल जी, एम्बियंस नहीं, मैं अभी बताता हूँ, वो शॉपर स्टॉप वाला कौन सा मॉल है वो साउथ दिल्ली का, वो 4 जगह थे, मैंने वो पूरा एपिसोड बनाया था। इतने सारे केसेस होते हैं ना, मैं कई बार खुद भी मैं बल्कि एजेंट अल्फा से भी पूछूंगा इस बारे में कि आप लोग दिन में 3-3, 4-4 बार आप लोग के नाम बदलते हैं, आपकी पहचान बदलती है, आपके कार्ड्स बदलते हैं, तो कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार अपनी असली पहचान को पहचानना या उसमें रहना, कभी कभार भूल जाना, ये सब कुछ भी आप थोड़ा हल्के फुल्के मूड में, अगर मैं आपसे ऑफ ट्रैक के क्वेश्चन लेना चाहूं एजेंट अल्फा, तो ऐसा कभी आपके साथ भी होता है? ऐसा होता है हमारे साथ। हम जो हमारे नाम रखे जाते हैं वो हमें पता होता है कि वो बदल बदल के किसी किसी को वो नाम दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ही ट्रेनिंग का विषय हो जाएगा। आपकी आवाज फिर डिस्क्लोज चली नहीं गई करना है। चाहूंगा को जो देश के लिए चिंतित है, चिंतित रखते आई नो, मैं इसका पूरा सम्मान करता हूँ कि ये आपको चीजें डिस्क्लोज भी नहीं करनी चाहिए। मैं आप बहुत बहुत आपको इसके लिए साधुवाद प्रेषित करता हूँ अल्फा। मैं कुछ सवाल दर्शकों के भी लूंगा जो सिर्फ और सिर्फ सुपर चैट के माध्यम से आएंगे। कुछ गंभीर विषय आपको कवर करना चाहूंगा, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका इतने वर्षों का जो अनुभव है ग्राउंड पे, आप चूंकि
किसी सरकारी उस पे नहीं है और आप एक प्राइवेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो मेरी आपसे बातचीत हुई है। तो सरकारी अगर आप एजेंट होते तो आपके बंदिशें बहुत ज्यादा होती, आप सारी बातें शायद नहीं कह पाते, बट एक प्राइवेट एजेंट के तौर पे आप कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना बताइएगा। मैं आपसे इस्लामिक जिहाद, उसके विभिन्न विभिन्न पक्ष, और हमारे आपके जैसे और हमारे दर्शकों जैसे साइबर सिपाही परिवार के जितने साथी सुन रहे हैं, उनको लेकर के भविष्य में क्या कुछ कर सकते हैं, इस विषय पे मैं चाहता हूं आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें आज। मैं केवल 3 बातें ही सबसे पहले बताना चाहूंगा। जी। यदि आप अपने शत्रु को जानते हैं और यदि आप अपने आप को जानते हैं, तो आप 100 लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो आप 100 लड़ाइयाँ जीतेंगे, क्योंकि आप दोनों पक्ष को जानते हैं। यदि आप अपने आप को जानते हैं और अपने शत्रु को नहीं जानते हैं, अपने एनिमी को नहीं जानते हैं, तो आप हर विजय के बाद आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शत्रु की रणनीति को नहीं जानते हैं। और यदि आप अपने आप को भी नहीं जानते हैं और अपने दुश्मन को भी नहीं जानते हैं, तो संसार की कोई ताकत आपको युद्ध जिता नहीं सकती। यहाँ पर स्थिति ये है कि हमें हमारे बारे में भी नहीं जानने दिया जाता है और हमें शत्रु के बारे में उल्टा भ्रमित किया जाता है 180 डिग्री। हमें बिल्कुल वो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट उनके इंटेरोगेशन है, उनकी सारी चीजें हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। कसाब ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने, बुरहान वाले, इन्होंने, अफजल ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और अब्दुल करीम टुंडा ने एक्सेप्ट किया। लेकिन हम उल्टा उसको, अपने लोगों को एनालिसिस करने के बजाय उसके बारे में ये कहते हैं कि वो तो बूढ़ा है, उसकी तो किडनी खराब हो गई है, ठीक है, वो तो फंसाया गया है, वो तो इतने केसों में बरी हो चुका है, वो तो एक डॉक्टर था, एमबीबीएस डॉक्टर था, यहाँ पढ़ने के लिए आया था, उसको तो ब्लेम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, वो एक माइनॉरिटी है। यानी आपको आपके एनिमी के बारे में न जानने देना आपको वॉर को हराने के लिए प्रिपरेशन है। ये सब लोग बहुत बड़ी चाहते हैं बात कि आप आपने कही युद्ध है। के बारे में सोचे ही ना। आपको आपके शत्रु की पहचान नहीं होने देने का जो षड्यंत्र बुना जा रहा है, वो आपको हराने की साजिश का ही बहुत बड़ा पार्ट है, ऐसा कहना है हमारे एजेंट अल्फा का। मैं आपको हृदय की गहराइयों से इसलिए अभिनंदन करता हूं इतना स्पष्ट बोलने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि आज आप सरकारी ओहदे पे होते तो शायद आप इतना स्पष्ट नहीं बोल पाते, लेकिन चूंकि अब आप एक प्राइवेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उसलिए मैं आपको ज्यादा नमन करता हूं कि सरकारी एजेंट को भी, चलो वैसे सरकार कहती है हमारा आदमी नहीं है जब आप लोग पकड़े जाते हैं किसी ऑपरेशन में, पर प्राइवेटली सीक्रेट तौर पे आप देश और धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं वो बारंबार नमन के योग्य है। और इस्लामिक जिहाद को लेकर के आपने बहुत ज्यादा स्टडी की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन खतरों को एक आम व्यक्ति किस तरह से पहचान सकता है, और एक आम व्यक्ति जो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड है, जो कुछ करने में इंटरेस्टेड है, वो लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर उस पे आप विषय पे प्रकाश डालें तो। सबसे पहले तो यही है कि आप अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को एनालिसिस करना सीखें और अपने पर्सनल रूप से अपने आप को स्ट्रेंथन करें, अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करें। जिन चीजों से आपको डर लगता है, जो आपके थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स को रिमूव करने का प्रयास करें, उनसे बचने का प्रयास ना करें। थ्रेट्स को जब फेस करेंगे, आप डर को फेस करेंगे, आप तभी उसको जीत पाएंगे। अगर आप उससे आंख मूंद देंगे, आप उससे भागेंगे, तो वो आप और बड़ी ताकत में आपके पीछे लगेगा। और यही हो रहा है यहाँ पे। अवेयरनेस की शॉर्टेज है, अवेयरनेस नहीं हो पाती है एक। उसके बाद हम लोग मेंटली ऐसे तैयार किए जा रहे हैं कि हमें केवल पैसा इकट्ठा करना है, हमें केवल बहुत बड़े बड़े भवन बनाने हैं। लेकिन इतने सारे भवन, सारी चीजें तो कश्मीर में भी थी हमारे पास, क्यों छोड़कर भागे? राजस्थान में कितना एरिया, हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे देश की ये भूमि। और अगर इस भूमि को ही हम अपने हाथ से खो देंगे, तो फिर हम कहाँ पर कौन सी डिग्रियां लहराएंगे? हम कहाँ कौन से असाइनमेंट करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया हमें जगह देगा? क्या न्यूजीलैंड हमें जगह देगा? या यूएस सब लोगों को भर्ती कर लेगा अपने देश में? इस जमीन को बचाने के लिए हम लोगों को सारी चीजें करनी चाहिए, जो जो जिससे बन पड़े वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति लड़ नहीं सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति बोल तो सकता है।
जो व्यक्ति बोल नहीं सकते वे अच्छी प्लानिंग तो कर सकते हैं। जो अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते वो कोई और पॉलिटिक्स को मैनेज करो। पॉलिटिक्स के अंदर अभी क्या हो रहा है, जब उस समय पे इनको पकड़ा गया है तो वहां पर एक गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट जब पक्ष में होती है तो उसका जो विपक्ष होता है वो बिल्कुल खाली बैठता है। तो एक विशेष वर्ग जो होता है वो विपक्ष में बैठे हुए लोगों को मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी लगाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं अब, हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि भाई वो फलाना ऐसे है, वो ऐसे है, वो विपक्ष में बैठे हुए व्यक्तियों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वे लोग जब सत्ता में जाते हैं तो वे हमारे ऊपर ही कंधे पे पैर रख के कहते हैं बस बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं करना, बस इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि वो उस पावर हाउस को मैनेज कर रहे हैं। अब सभी लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन आप पावर को मैनेज नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा? पावर को मैनेज नहीं कर रहे हैं, और पावर को मैनेज करना अपने आप में एक आर्ट है। मैं इसी बीच में कुछ सवाल लेता हूं जो हमारे दर्शकों ने सुपर चैट के माध्यम से यहाँ पे दिए हैं। केवी रावण जी का पहला प्रश्न है, प्रणाम मेरे, अच्छा आपका प्रश्न नहीं, आपने सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद केवी रावण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मेरे भाई, सभी एक निर्णय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा क्वेश्चन नहीं है, अल्लाह अल्लाह के ऊपर बकरी पे, आपने भी सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोग कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। डॉक्टर RKS तुषिर, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। मोबाइल यूनिवर्स, क्या IB एजेंसी में? जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये एजेंट अल्फा की जगह मैं ही आपको बताता हूँ, बिल्कुल है। और रहता है। आप कुछ फिल्में भी देखते होंगे, जो फिल्में देखते हैं जैसे बेबी बेबी आपने देखी होंगी, उसमें कुछ हद तक बहुत चीजें सच भी होती हैं और बाकी चीजें मूवी चलाने के लिए बनावटी भी बनाई जाती हैं, उसमें थोड़ा सा अतिशयोक्ति करके दिखाया जाता है, लेकिन मूलतः है, आप ये समझ लीजिए, इस तरह की मूवीज के अंदर में 20-25% तक कुछ बातें सत्य भी होती है ना। ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं इस विषय पे, आप लोग देख लीजिएगा। अंडर कवर सीरीज में, अंडर कवर स्टोरीज की जो सीरीज है उसमें ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं जी। और भी कोई प्रश्न अगर किसी साथी का हो तो आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, अभी तो और कोई प्रश्न नहीं है। आप लोग अगले 10 मिनट में हम इस लाइव को वाइंड अप करेंगे। एजेंट अल्फा का बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते, बिकॉज आप जानते हैं कि ये लोग कितने बड़े काम करते हैं, कितने बड़े चीजों ऑपरेशंस में रहते हैं। तो जितना भी समय हमें मिलता है हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं। एजेंट अल्फा, मैं आपसे एक अंतिम ये चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि आज भारत में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के घर में या बच्चे को यही बताया जाता है, सपने देखते हैं भाई बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आजकल स्पोर्ट्स देख के कई लोग ये भी कहते हैं हमारा बेटा सचिन बनेगा या क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, शतरंज की भी बातें करने लगे हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी घर में शायद कोई ये सोचता होगा कि मेरा बेटा, यहां तक भी सोचते हैं कि मेरा बेटा पुलिस में जाएगा, सेना में जाएगा, देश की सेवा करेगा, फौजी बनेगा, है ना, ये भी सोचते हैं देश की सेवा के लिए। लेकिन शायद ही किसी के दिमाग में ये पहलू आता हो कि मेरा बेटा एक खुफिया एजेंट बनेगा, अंडर कवर एजेंट बनेगा, बिना वर्दी के धारण किए देश की सेवा करेगा। इसका क्या मूल कारण है और आप कैसे इस तरफ अट्रैक्ट हुए? अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो ही बताइएगा। नहीं, इसके लिए हम अपनी प्लानिंग करके नहीं जा सकते हैं। इसके लिए तो एजेंसी खुद ही वो स्किल को देखती है, उनके गट्स को देखती है कि भाई ये इसके लिए प्रॉपर हैं, एक्यूरेट हैं, और फिर उनके एग्जामिनेशन होते हैं, प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, टास्क दिए जाते हैं, और फिर ये पता लगता है कि भाई हाँ ये एक लेवल तक टूट नहीं सकते। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हमारे मतलब माहौल है हमारे देश का वो ग्लैमरस है, उनको ग्लैमर चाहिए। इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं? किसी इंजीनियर का नाम बताइए, आप कोई भी टॉप 10 इंजीनियरिंग लोगों का नाम बताइए, नहीं है। लेकिन इंजीनियर क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा मतलब कंफर्ट जोन चाहिए, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं कि भाई बस अच्छे से बड़े अच्छे फ्लैट्स में रहना है, बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर जाना है, लोग जो है हमारा आर्टिफिशियल सम्मान करें। इस प्रकार से वो डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, पॉलिटिक्स में भी इसीलिए जाएंगे। लेकिन इन चीजों में जहां रिस्क है, कोई अपने बच्चे को इसलिए थोड़ी पालता है कि वो उसको मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये चीजें तो आगे जाके फिर विवेक पर आधारित हो जाती हैं कि भाई हमारे बच्चे के
देश के भविष्य के लिए हम अपना कितने लेवल तक का बलिदान देंगे। ठीक है, तो सब लोग तो उसी प्रकार से सोचते हैं कि भाई हमारा बेटा नहीं करेगा देश की रक्षा, कोई और करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इसीलिए बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं इस प्रकार की चीजों में। और यहाँ पर आईएसआई के लिए इतनी ज्यादा भर्ती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जनरल जियाउल हक ने एक बुक है द कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर से संबंधित। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा पाकिस्तान का सबसे पहला सबसे बड़ा हथियार एटम बम नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है यहाँ पर वो आइडियोलॉजी के लोग जिस आइडियोलॉजी के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है उल्टा चश्मा लगा रहे हैं। हम लोग सोचने तैयार नहीं है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करती है, लेकिन आपके बच्चे आपने पैदा किए हैं, तो उन बच्चों को आने वाला जो भविष्य है अगर आप ठीक नहीं देंगे तो आप अपने बच्चों के हत्यारे ही कहलाएंगे, क्योंकि आप जानबूझकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए यही है कि भाई हम अपने बच्चों के हत्यारे ना बने, अपने माँ बहन का बलात्कार ना होने दें। और ये जो इंजीनियरिंग का है, जैसे जैशुल हिंद के 9 लोग पकड़े गए दिल्ली से अभी लगभग 1.5 सप्ताह पहले। वो कैसे कैसे लोग हैं, उनका उठा के देखे उनका बैकग्राउंड। कोई टाइल की दुकान पे 11,000 की सैलरी पे टाइल उठाता है और वो इंटरनेट के जरिए ट्रेनिंग लेता है। कोई जो है अमरोहा का मौलवी है, कोई सिम बेचने वाला है, कोई ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर यानी हम मतलब प्रोफेशन बिलोंग नहीं करता इससे। यहाँ पर हमें सोचना है कि भाई हमारे आसपास में अगर 1000 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हमारे परिवार को नष्ट करना चाहेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे। तो ठीक है, वो लोग भी वर्दी पहन के नहीं लड़ रहे हैं, बिना वर्दी के लड़ रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह लड़ रहे हैं, एक एजेंट की तरह लड़ रहे हैं। तो हमें सब लोगों को भी एजेंट की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, ताकि अपनी अंतिम मातृभूमि की रक्षा कर पाए, अपनी विचारधारा की रक्षा कर पाए और अपने वर्तमान को ठीक करके भविष्य को सुरक्षित कर पाए। वर्तमान अगर ऐसे ही खतरे में रहेगा तो भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात कही आपने अल्फा, बहुत ही बड़ी बात आपने बोली है, स्पष्ट तौर पे बोली है। एक कमेंट हमारा सुपर चैट के माध्यम से मयूर मास्टर जी का है और एक कपिल भारद्वाज जी का कमेंट मेरे के सामने आ रहा है। मैं दोनों आपको एक साथ बोल देता हूँ। मयूर मास्टर जी कहते हैं जो आपने पावर मैनेज करने की बात की थी कि अगर उसका आप कोई हिंट देना चाहें, कंफर्टेबल हो तो जरा सा इशारा दे दीजिए कि पावर कैसे मैनेज कर सकते हैं। और कपिल भारद्वाज जी कहते हैं कि अगर हम भी आपके पद चिन्हों पे चल के थोड़ा सा अपने आप को इस तरफ ग्रूम करना चाहें और शायद किसी पारखी की नजर उन पे पड़े और वो उनको उठा ले एज एन एजेंट या किसी भी तरह से, उसके लिए अगर या चीजों को समझने के लिए कोई पुस्तक आप रिकमेंड करना चाहें तो ये 2 कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसी बीच साइबर सिपाही यूके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के लाइव को सपोर्ट किया है। तो पहला कमेंट, पावर को कैसे मैनेज करें, दूसरा कोई पुस्तक अगर आप रिकमेंड करना चाहें। अल्फा जी, इसमें पावर को मैनेज करने का जो हमारा एनालिसिस कहता है वो ये है कि इस समय आप हर पार्टी के अंदर अपने लोगों को इंजेक्ट कीजिए और उन लोगों को बिल्कुल संशय रहित कीजिए। संशयात्मा विनश्यति, जो उसका विनाश हो जाता है जो डाउटफुल रहता है। तो डाउट ना रहे शत्रु के प्रति, आप एकदम से बिल्कुल क्लियर रहे, जैसे उनके मन में बिल्कुल क्लियर है कि उनका शत्रु कौन है। उनका शत्रु हर वो विचारधारा है जो उनके साथ मैच नहीं है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती है, वो हर एक व्यक्ति उनका शत्रु है। ऐसे ही अपने मन को बिल्कुल स्पष्ट कीजिए, अपने मन को बिल्कुल क्लियर कीजिए, अपने सारे डाउट रिमूव कीजिए। और डाउट रिमूव करने के बाद उसके बाद फिर अगले स्टेप्स होते हैं कि पावर मैनेज, विपक्ष के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कीजिए,
वो भले ही वो किसी भी पार्टी से है, हम्म मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे हम्म इस प्रकार के लोग हैं कि हम्म आप उनके अंदर देश के प्रति, हम्म ठीक है, अपनी इस विचारधारा, जिस विचारधारा से भारत है, भारत मक्का से नहीं है, भारत रोम से नहीं है, भारत रशिया हम्म से नहीं है, हम्म भारत अयोध्या से है, भारत मथुरा से है, हम्म भारत तक्षशिला से है। हम्म भारत के अंदर वे लोग हैं जो भारत को अपनी माता मानते हैं। यहाँ पर कोई मक्का के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कोई रोम के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कोई मॉस्को के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत के एजेंट के रूप में काम करने वाले कितने? बहुत कम लोग। हम्म तो अपने आप को भारत का नागरिक समझे, केवल वो पैन कार्ड और वो वोटर आईडी कार्ड आपकी पहचान नहीं है। आपके हृदय के अंदर, आपके हार्ट के अंदर वो धड़कन जो भारत के लिए धड़के, वहीं से आपकी पहचान शुरू होती है। हम्म बहुत बढ़िया, तो बहुत अंत में बढ़िया। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, आसमानों न में। संभलोगे न सुधरोगे तो मिट हम्म जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां नहीं होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि समय समय पे हम ज्यादा नहीं तो शायद महीने में एक सेशन आपके साथ में अवश्य किया करेंगे एजेंट अल्फा, ताकि हमारे लोगों को, जो हमारे छोटे भाई बहन है, युवा साथी हैं, आने वाले समय में, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे को प्रतिदिन इस तरह की चिट्ठियां मिलती हैं, ईमेल्स मिलती है, कमेंट्स मिलते हैं। और मैं जाते जाते आपसे कल का एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। कल हम लाइव आ रहे थे इसी वक्त रात को 9 बजे, और मैं चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरा उसके बारे में भी जरूर बोलिएगा। ये पूरी तरह से आपकी स्वेच्छा पे है, अगर आप इस विषय पे बोलना चाहेंगे तो बोलिएगा, वरना आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। कल हम लाइव यहाँ पे आ रहे थे और उस लाइव में हमारे अपने लोगों में कुछ शीघ्र पतन की बीमारी के वो होते हैं, मरीज होते हैं, या कुछ चमकी पाउडर वाले होते हैं जिनको अपना चेहरा चमकाने में बहुत मजा आता है। कल हमारे लाइव के बीच में एक कमेंट आ रहा था बार बार, एक आईडी थी, हमें नहीं पता वो फेक आईडी थी या जेन्युइन आईडी थी, वो सनातनी था या विधर्मी था, जिहादी था, हमें नहीं पता। तो बहुत हद तक संभव है कि शायद वो कोई जिहादी हो जो हिंदू नाम से इस तरह के कमेंट्स कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, उसने पहला कमेंट ये किया चलते हुए लाइव में कि जी हमारे पास में फला फला कुछ कुछ सामान इकट्ठा हो गया है काफी भारी मात्रा में। फिर उसने कमेंट किया कि हम मजारों पे लेकर के, कि हम वहां पे कुछ करने वाले हैं। फिर उसने तीसरा कमेंट किया कि जी हमने लिस्ट बना ली है, पूरी लिस्ट बना ली है और बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है। जैसे ही मेरी निगाह में कमेंट्स आए, मैंने उसको तुरंत वहीं पे रोका, टोका और ये बोला कि भाई या तो तुम मूर्ख हो, अगर तुम हिंदू हो तो बहुत बड़े मूर्ख हो, और अगर तुम नकली आईडी से हो, जिहादी हो, तो तुम धूर्त हो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे कुछ लोग हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं। आपने देखा होगा अभी लायर वालों ने अंकित तिवारी का नाम 1 साल के बाद दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के रूप में रखा। 21 मिनट 17 सेकंड का वो एपिसोड था जिसको हमने पूरा एक्सपोज किया। और एजेंट अल्फा आपको अच्छे से मालूम होगा, अंकित तिवारी की कथित चैट थी जो किसी उस तरफ से सीक्रेट एजेंट ने, क्योंकि उनकी भी स्लीपर सेल के लोग होते हैं जैसा आपने भी बताया, उसमें किसी लड़की से अंकित तिवारी की बात करवाई गई जो उन्होंने बोला लायर वालों ने, और अंकित ने हूबहू यही गलती की थी। जो कथित तौर पे चैट लीक करी है उसमें उससे बुलवाया, उसने यही बोला जी हमारे पास सामान आ गया है, हम परसों तरसों ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। तो हमारे जो अपने हिंदू योद्धा हैं, बिना कुछ किए सिर्फ चमकी पाउडर वाले या चेहरा चमकाने के चक्कर में कमेंट्स करके फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एजेंट अल्फा? आपको लाने का तभी ये सार्थक हो पाएगा आज का लाइव, अगर इस विषय पे आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करके जाएं। हमें बचपन में ये सिखाया जाता था हम्म कि आपको अगर सीखना है हम्म तो आप मूर्ख मित्र से नहीं सीख सकते हैं। मूर्ख मित्र से अधिक उपयोगी है बुद्धिमान शत्रु। वो वाह शत्रुता वाह। में भी आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देगा। हम्म ये जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको अपना नाम चाहिए, पैसा चाहिए, फॉलोवर चाहिए, ये हम्म सभी लोग
धर्म को समर्पित नहीं है, राष्ट्र को समर्पित नहीं है, ये खुद अपने एजेंडे को समर्पित है कि मुझे लोग जाने, मेरी लोग हम्म प्रशंसा करें, मुझे हम्म जो है विशेष वरीयता दें, ठीक है? हम्म तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक है। आपको इन इस प्रकार की घटनाओं से बिल्कुल एक मेजरमेंट से पता चल जाएगा कि भाई ये लोग जिसके भी साथ लगेंगे उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम्म हम्म जिनके पेट में एब्सोल्युटली राइट। बात नहीं पच सकती है, हम्म ठीक है? जिनकी हम्म बुद्धि में बात घुस नहीं सकती है, जो हम्म डूज़ और डोंट्स को नहीं जानते हैं, वो एक हम्म मतलब सोल्जर कैसे बन सकता है? सोल्जर कैसे बन सकता है, सोल्जर बिल्कुल। मॉब और सोल्जर में यही चीज होती है कि डूज और डोंट्स। हम्म मॉब के डूज और डोंट्स नहीं पता, एक सोल्जर के हम्म डूज और डोंट्स होते हैं कि उसे एक हम्म विशेष बिहेव करना होता है, उसे कमांड हम्म फॉलो करनी होती है, उसे प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। ये लोगों का कोई हम्म प्रोटोकॉल नहीं है। इनको एकदम से जो है किसी भी घटना पर अपने आप को जो है दिखाना हो, चमकाना हो, ये तो हम्म हम देखकर इनको बड़ा मुस्कुराते हैं। हमारा तो एंटरटेनमेंट होता है ऐसे आइटम गर्ल को देख देख के। हम्म हमारा तो एंटरटेनमेंट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद आपसे संपर्क मेरा टूट गया है, राजेश कुमार जी का कमेंट भी बीच में रह गया है। राजेश जी, आपके कमेंट्स का मैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, और ये वही विषय है जिसपे मैं उस दिन बोलने वाला था, और बोलते बोलते लाइव उड़ा दिया था। हूबहू यही चीज मैं बोलने वाला था, है ना? तो चले, एजेंट अल्फा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका कमेंट मैं उनके सामने रख पाऊंगा। देखिए, एक कमेंट है अल्फा, मैं वो कमेंट यहाँ पे लेता हूँ, आप सुन लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिप्लाई करना मेरे ख्याल से आज उचित नहीं रहेगा। उसके बारे में मैं अपने अगले सेशन में शायद मैं ही जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं वो प्रश्न जरूर पढ़ देता हूँ आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे। राजेश कुमार जी का प्रश्न है कि आप ही के लिए है, अल्फा जी खुफिया तरीके से काम अल्फा जी खुफिया तरीके से आप फिनिश क्यों नहीं कर देते, मतलब किसी को निपटा उसको, और नाम बैन करने से। देखिए, ये अल्फा जी के हाथ में नहीं है, ये सरकार बैन अल्फा नहीं करते हैं, बैन सरकारें करती हैं। और राजेश जी, मैं इसका जवाब मैं दूंगा, मैं आपके अगले एपिसोड में इसका जवाब पक्का दूंगा, क्योंकि पिछले बार जो मैं जवाब दे रहा था इसी विषय को लेकर के, एन उसी वक्त पे चैनल को लाइव को उड़ाया गया था, है ना? और आप समझ सकते हैं इस बात का जवाब देना लाइव में उचित नहीं है। ये कुछ चीजें जो अभी बताई ना, बहुत सारे काम ऑफ कैमरा कैमरे के पीछे वाले हैं, तो ये विषय ऐसा है, आपका सवाल में कोई गलती नहीं है, लेकिन उत्तर इसका ऑनलाइन देना संभव नहीं है कैमरे के आगे। चलिए, मैं कुछ और देख लेता हूं कमेंट्स अगर यहां पे होते हैं तो। प्रारंभ, ठीक है, रेखा दीदी जो कह रही है मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, एब्सोल्युटली राइट। और ठीक है, मोटा मोटा और कोई कमेंट नहीं है। अगर आप लोग के कोई और सवाल हो तो आप लोग भेज सकते हैं। तो आप तक मेरी आवाज आ रही है एजेंट अल्फा? शायद आपका माइक म्यूट हो गया है और आपका कनेक्शन भी अभी स्टेबल नहीं है। तो चलिए, हम निकट भविष्य में आपके साथ में फिर दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि यहां से मेरा माइक का कंट्रोल भी शायद आप ही के पास में है, मेरे पास में आपके माइक का कंट्रोल नहीं है। हालांकि आपका तो कंट्रोल किसी के पास हो नहीं सकता है, आप जिस काम में हैं और जो काम आप लोग करते हैं, तो भगवान ही बस आप लोग को चलाए जा रहा है, और भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे, माँ और महादेव आपको खूब शक्ति दे, आप देश और धर्म की इसी तरह से सेवा करते रहें। मुझे नहीं पता इस वक्त आप मेरे को सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं एजेंट अल्फा, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, और आपका दोनों ही चीजें ऑफ है, और आपके माइक का कंट्रोल भी मेरे पास में नहीं है। तो तब तक मैं साथियों से बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी। आप सभी साथी आज के लाइव के बारे में अपने विचार जरूर रखिएगा। जितने साथी इस वक्त इस लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और शायद कल अपना जो मेन चैनल है मिशन साइबर सिपाही, चेक करता हूं, शायद 7 दिन हो जाएंगे तो उसका बैन हट जाएगा। ये आपका मिशन साइबर सिपाही चैनल, इसका बैन शायद कल खुल जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में अब हम अपने लाइव इसी चैनल पे करेंगे जिसपे आज कर रहे हैं, youtube.com/cyber सिपाही लाइव, है ना? क्योंकि लाइव में भरोसा नहीं, कौन क्या बोल दे, थोड़ा रिस्क रहता है। और मिशन साइबर सिपाही पे वीडियोस अपलोड किया करेंगे, आने वाले दिनों में ऐसे ही चलेंगे। और आप सभी के सपोर्ट के लिए, जिन्होंने आज सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिशन को सपोर्ट करने के लिए जानकारी आपकी स्क्रीन पे लगातार चली रही है,
यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 9891002380 इसी नंबर पे सारी चीजें उपलब्ध है। आप लोग अपने साइबर सिपाही को जी भर के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज दुनिया तक लेकर के आता है। और जो साथी हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं वो पेपैल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/cybersipai। तो जी शुभम भाई, आप जो नहीं, मैं उसको कैमरे पे बोलूंगा, निश्चिंत रहो राजेंद्र भाई, अपना तो डरने का काम ही नहीं है ना, बोलेंगे उसको, जरूर बोलेंगे, सही समय पे बोलूंगा। उस दिन 3000 लोग सुन रहे थे, जिस दिन 3000 वापस जुड़ेंगे मैं उस दिन अपने आप ये कहानी बोल दूंगा, है ना, पक्का बोलूंगा, निश्चिंत रहिए राजेंद्र भाई, मैं बोलूंगा। और वो सत्य घटना थी जिसको मैं सपना कह के प्रेजेंट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एजेंट अल्फा के साथ में आज हमारा संपर्क अब नहीं बनेगा। और अतुल चौहान कह रहे हैं आज आप एजेंट को ले ही आए। भैया आप सारे एपिसोड्स देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया है, आप लोग ये 6 वीडियो जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। अंडर कवर स्टोरीज मिशन साइबर सिपाही पे आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के 6 वीडियो देख लीजिएगा एक साथ, रात को सोने से पहले देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अंडर कवर स्टोरी नंबर 1, 2, 3, 50 गर्लफ्रेंड वाला जासूस, इसको जरूर देख लेना। और फिर लेटेस्ट दिल्ली जेल में आतंकी कैंप, है ना, ये 4 भी वीडियो देखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। और आने वाले दिनों में हम इस विषय को महीने में एक बार लाइव जरूर किया करेंगे। आप लोग अपने विचार मुझे बता दीजिए। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा, आज की बातचीत अच्छी लगी, तो हर महीने में एक एपिसोड हम अपने अंडर कवर एजेंट के साथ में किया करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपिल भारद्वाज में जी 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 जी, अनिल जी कहते हैं बहुत जरूरी विषय पे। अनिल जी जी, और क्षमा चाहता हूं मैं थोड़ा आप पे नाराज हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं जब इतना गंभीर और ऐसा विषय हो ना, साइबर सिपाही चैनल नहीं है भाई, अपने को व्यूज वगैरह नहीं लेने, ना व्यूज से अपने को वो कमाई के वो लेने हैं, ये एक मिशन है। और मैं कहता हूं इस मिशन में हमारे को कुछ अच्छे लोग मिल जाएं, सारी बातें खुल्लम खुल्ला कैमरे पे नहीं बोलते ना। अगर आज के एपिसोड के बाद भी इशारों की भाषा नहीं समझोगे तो बेकार है हमारा ये एपिसोड करना, है ना। कुछ एक आधे लोग ही मिल जाए साल में, 6 महीने में, तो अपना मिशन सक्सेसफुल है? इसलिए कहता हूं सीरियस विषय पे सीरियस बन के सुना करो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। यूट्यूब के दोनों चैनल्स, फेसबुक का हमारा पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी जानकारी देनी हो cybersipai@gmail.com पे दीजिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई नंबर, पेपैल और अंत में बैंक डिटेल्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। चलिए साथियों, कल रात को मिलेंगे 9 बजे, नया मुद्दा, क्या विषय होगा रात को सोचते हैं, बनाते हैं। कपिल भारद्वाज जी कहते हैं बहुत जबरदस्त एपिसोड था। मेरे भाइयों, इसको फिर शेयर करवाइए, लाइक करवाइए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचवाइए। और कल अपना जब मिशन साइबर सिपाही ओपन हो जाएगा, मिशन साइबर सिपाही के रीच को मत टूटने देना, उसके वीडियोस को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यव्रत सेल कहते हैं कोई तो माध्यम होना चाहिए बोलने के लिए, यही माध्यम है। कपिल भारद्वाज कहते हैं ओके भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। यति बाबा को लाइव लेके आइए, ले आऊंगा, आज ही मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले विशाल भाई, वो तो जिस दिन कहोगे उस दिन आ जाएंगे यार, उनके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद है उनका, कभी भी आ जाएंगे। साइबर सिपाही उन्हीं का चैनल है, कोई अलग थोड़ी है अपन। चलिए मेरे दोस्तों, जगमिंदर भाई कहते हैं कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप सनातनी भाई कहते हैं जरूर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमन आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अनिल दहरी जी नमस्कार। बहुत सारे हिंदू यूट्यूब गए बट साइबर सिपाही जैसे जी 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 जी, अर्चना दुबे जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और भरोसे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत सारी चीजें मैंने कहा, आप मेरे चारों वीडियो देख लो, समझ जाओगे ये सारी चीजें। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल रात को 9 बजे। और आप सभी की ओर से एजेंट अल्फा को मैं फोन करके स्पेशली आभार भी दे दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि महीने में एक दिन वो हमारे साथ यहाँ पे आया करें, कुछ अपने अनुभव हमसे शेयर किया करें और थोड़ा सा आप लोगों को गाइड किया करें, ताकि आप लोग भी आने वाले समय में चलिए जहां है, जिस रूप में है, देश की धर्म की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। कल रात को मिलेंगे 9 बजे। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी साथियों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं फिर से, हमारा जो नंबर था पेटीएम का 9310002380, उस पे गूगल पे, फोन पे,
बाकी चीजें नहीं थी, यूपीआई नहीं था, आप सभी साथी हमें मैसेज भेजते थे। तो आज आपकी स्क्रीन पे नीचे देखिए ये जानकारी जो हमने दी है, अब एक ही नंबर है सेंट्रलाइज, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पे यूपीआई भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, फोन पे भी है, 9891002380। और जो साथी हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं वो पेपैल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/cybersipahi। जी विनोद भाई।